मैं विवेक भाई एक चीज आपसे पूछ लूं, ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं इसलिए हम सब लोग चिंतित हैं या इसलिए बात कर रहे हैं, कई लोगों को लगता है कि नहीं मोदी बैशिंग करते हैं आप लोगों को, ये नहीं है। आज जो देश मजबूत होता है या किसी जगह, उसमें 3-4 नीतियों का एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है। विदेश नीति कहाँ खत्म होती है कहाँ शुरू होती है ये थोड़ा बताना मुश्किल होगा, क्योंकि वो ओवरलैप करती है डिफेंस को। आपका डिफेंस की नीति को वो ओवरलैप करेगी, वो इकोनॉमी को ओवरलैप करेगी। ये सारी चीजें एक दूसरे से गड़बड़ होती हैं, वो आपके आर्थिक नहीं, आपके व्यापार को इफेक्ट करेगी। तो ये सारी चीजें, अगर आपके पास अच्छी फौज है तो आपका व्यापार भी ठीक रहेगा। ये सारी चीजें रिलेटेड है। आपका अच्छा अगर फॉरेन अफेयर्स है तो आपका व्यापार भी ठीक रहेगा, आपको कम खर्चा रक्षा पे करना होगा। इन सारी चीजों में जो अभी भारत की स्थिति हो गई है, वी आर, हमारे नेबर से हमारी बहुत बुरी हालत है। हमारी जो देश इस समय विश्व की जो भी है, अब हमें अच्छा लगे या ना लगे, जो विश्व की बड़ी शक्तियां हैं, हमारी बहुत ही खराब इस समय अमेरिका से चल रही, हम बोले कुछ भी। हमारी चीन से इस समय खराब रिलेशनशिप थे ही। हमारे जो दोनों नेबर थे, पहले पाकिस्तान से इतनी झंझट था, अब जो हमारा लार्जेस्ट बिगेस्ट लैंड बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश, उससे हमारी खटपट बहुत ज्यादा है। ये ओवरऑल ये नेतृत्व की समस्या है, क्योंकि शायद इसको अमेरिका भी रीड कर रहा है। वो भी आपके कमजोर लोगों को इसी तरह से ट्रीट करेगा। उसकी हिम्मत नहीं होगी किसी शक्तिशाली देश को इस तरह से बात करने की। जब रूस के राष्ट्रपति वहां आए थे पुतिन, तो ये दौड़ के उनको खुद जाके रिसीव करके लेके आए थे, अगर आपको याद हो तो। मैं इस पे जरा एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा ओवरऑल, विवेक भाई। आनंद जी, जो कुछ भी अमेरिका और हमारे बीच में चल रहा है, जिस तरह की बातें और जिस तरह का अपमान ट्रंप के तरफ से मोदी जी का हो रहा है, मतलब मोदी जी का अपमान है। मोदी कोई इंडिविजुअल तो है नहीं, आज वो भारत के प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री का जो अपमान है वो उस देश का भी अपमान है। वो जिसको कहते हैं कि मोदी जी को टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड, मोदी जी के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा ट्रंप को लग रहा है। मतलब यहाँ तक वो कह रहे हैं कि मोदी जी को ये पता है कि उन्हें मुझे क्यों खुश रखना है। he knows it well why he has to please me। ये इस तरह के शब्द अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी के लिए, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा एक अर्थ हम सबको समझा रहे हैं कि मोदी जी की कुछ मजबूरी है, ऐसी मजबूरी है जिसके चलते मुझे खुश रखना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ऐसी क्या मजबूरी है मोदी जी की कि उनको ट्रंप को खुश रखना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं है तो मोदी जी तो तुरंत उसका जवाब दे देते कि ऐसा नहीं है और ये झूठ कह रहे हैं। लेकिन एक शब्द मोदी जी के जुबान से निकलता नहीं, जो हमारे देश के अंदर आए दिन बड़ी ऊंची आवाज में सारे विरोधियों को, बिल्कुल पंडित नेहरू से लेकर आज तक जितने भी है, सबके बारे में इतनी बड़ी बड़ी गलत बातें करते हैं, जोर जोर से चीख चिल्लाकर इतनी बातें करते हैं। वो नरेंद्र मोदी, जब ट्रंप इस तरह की बेहुदा बातें करता है, वो तो एक तरह का मतलब एक मंकी बिजनेस वाला, मतलब मैं क्या क्या शब्द कहूँ ट्रंप के लिए। मैं ट्रंप को बहुत अहमियत नहीं देता हूँ। ट्रंप एक सरफिरा आदमी है, एक बहुत ही चीप आदमी है, एक बंदर है, जो बंदर जिस तरह की करतूतें करता है उस तरह की करतूतें कर रहा है। वो डकैत भी है, जो वेनेजुएला में हुआ वो डकैती है। वो एक नंबर का, आज विश्व का एक नंबर का डकैत है। इतना खराब आदमी जिसकी कोई डिग्निटी नहीं है, वो आपको इस तरह की बातें कह रहा है। कोई अगर कोई डिग्निफाइड आदमी आपको क्रिटिसाइज करता तो मैं समझ भी सकता था, लेकिन एक मान लीजिए कि कोई एक सड़क का गुंडा है और वो आपके घर के सामने आकर आपको गाली गलौज कर रहा है, तो आपकी क्या इज्जत रहेगी दुनिया में। और ये कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु हैं। तो वो विश्वगुरु जो है ना, इट्स अ यूफेमिज्म। इनका सपना है कि ये विश्व पर उस तरह से राज करे जिस तरह से कभी ग्रेट ब्रिटेन ने किया था। ये यूफेमिज्म है इंपेरियलिज्म के लिए। मतलब ये इनको इंपेरियलिज्म की दुनिया में वापस भारत को ले जाना है और भारत को एक इंपेरियलिस्टिक पावर बनाना है, जिस तरह से ट्रंप बनाना चाहता है अमेरिका को, बिल्कुल उसी तरह पर इनको भारत का राज पूरे दुनिया पर चले। कह तो ये रहे हैं कि आध्यात्मिक एक गुरु भारत बनेगा सारे विश्व का, और ये भी कहते हैं, पता नहीं कहाँ से ये इसका डेटा कहाँ से आता है। मैं अभी 2-3 दिन पहले ही कहीं मोहन भागवत जी का स्पीच में सुन रहा था, शायद पुराना हो या कब का है पता नहीं,
फेसबुक पर आ रहा था कहीं से वो तो मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब जब विश्व के किसी भी देश को दिशाहीनता का एहसास हो, मतलब उनको ये समझ में ना आए किसी देश को कि भाई हम अब आगे कैसा बढ़े, तब तब विश्व का हर एक देश भारत के पास आया था और भारत से सलाह लेकर उसने अपना रास्ता चुना था। इस तरह की बात इन्होंने, पता नहीं कहाँ ये इतिहास में कब हुआ है ऐसा, कौन सा देश है जो हमारे पास आया था। मुझे तो हंसी भी आती है, इतनी रिडिकुलस बात है, इतनी हास्यास्पद बात है। कौन आया था आपके पास? दिशा तो आपको नहीं है, आपको कभी भी नहीं थी। इतिहास के किसी भी कालखंड में भारत को कोई दिशा नहीं थी। भारत कोई एक देश था ही नहीं, हम एक देश थे ही नहीं कभी। एक देश तो हमको ब्रिटिशों ने बनाया। तो ये कहते हैं कि नहीं, सांस्कृतिक देश था, सांस्कृतिक दृष्टिया हम एक, तो फिर तो इस्लामिक पूरा ब्लॉक एक देश हो गया, क्योंकि उनका भी कल्चर एक है। किस तरह की बेवकूफ भरी बातें करते हैं। और ये विश्व गुरु वगैरह की बातें इस उसी तरह से है, जब मतलब क्लासरूम में एक कोई लड़का होता है, वो उसको अकल कुछ होती नहीं है, वो मेरिट स्टूडेंट होता नहीं है, लेकिन वो शेखी बहुत बघाड़ता है। ऐसे ऐसे हर क्लासरूम में होता है। हमने जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो ऐसा कोई ना कोई एक होता था जो बहुत शेखी बघाड़ने वाला होता था। बिल्कुल उसी तरह के ये लोग हैं, ये शेखी बघाड़ते हैं कि हम विश्व गुरु है। विश्व गुरु आप तभी होंगे जब दो पैमानों पर आप बहुत ताकतवर होगी, एक तो इकोनॉमिकली और दूसरा मिलिटरीली। दोनों एरियाज में, दोनों सेक्टर्स में आप दुनिया के सबसे पावरफुल देशों पर निर्भर है। ऐसा भी नहीं कि किसी ऐसे अरे गरे देश पर आप निर्भर, ऐसा नहीं है। आप इकोनॉमिकली चाइना, अमेरिका, जापान, ये सारे जो विकसित देश है, यूरोप, उसके लिए उसके ऊपर आप निर्भर है। चाइना से आपको जो इनपुट्स आते हैं इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी के लिए, वो अगर बंद हो जाए तो आपकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए, इस तरह की स्थिति है। मिलिट्री एड्स आपको रशिया से आता है, कभी इजराइल से आता है। सारा जो टेक्नोलॉजिकल जो आपको मतलब कार बनाने से लेकर एरोप्लेन तक सारी चीजें आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। आपको आपकी अपनी टेक्नोलॉजी क्या है भाई? 11 साल में मोदी जी ने इकोनॉमिकली और मिलिटरीली इस देश को सुपर पावर बनाने के लिए क्या किया है? 11 साल पहले हमारी जो मिलिटरीली और इकोनॉमिकली हमारी जो ताकत थी, बस उतनी ही ताकत आज है, और बल्कि हमारी स्ट्रेटेजिक जो ताकत है वो कम हो गई है। इसलिए कि दुनिया भर में कहीं भी कोई भी एक देश ऐसा नहीं आप नाम ले सकते कि जो भारत के साथ बहुत ताकत के साथ खड़ा है। बताइए आप कौन सा देश है? रशिया इसलिए खड़ा हमको दिखता है क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं और रशिया से हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, इसलिए वो हमारे साथ पर फोर्स उसको रहना पड़ता है। लेकिन अगर व्हेन पुश कम्स टू शोज, वो भी हमारे साथ उस तरह से नहीं रहेगा जिस तरह से हम अपेक्षा करते हैं। तो आज एक वक्त था जब भारत इकोनॉमिकली और मिलिटरीली आज जितना ताकतवर है उससे कम 1/10 और मे बी 1/20 इतना पावरफुल था, इतना कम पावरफुल था। उस वक्त इस दुनिया के 100 से ज्यादा देश भारत के साथ थे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाला जो एक दौर था, वो एक ताकत, वो एक ब्लॉक था, वो एक ताकत थी। और उसको पंडित नेहरू को क्यों दुनिया भर में इतना वजन था भाई? उस समय भारत क्या था? एक गरीब देश था जिसके पास न तो कोई मिलिट्री पावर है, न इकोनॉमिक पावर है, कुछ नहीं है। लेकिन पंडित नेहरू का जो वजन उस समय दुनिया में था, उससे कहीं भी आप कंपेयर कर सकते हैं मोदी जी का आज का वजन? कहीं भी नहीं है। मतलब उस दौर में अगर वो इतना वजन दुनिया में उन्होंने कमाया था तो किस बेसिस पर कमाया था? आपकी जो मॉरल अथॉरिटी है, आपकी जो सॉफ्ट पावर है, वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपकी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर भले ही कम हो जाए, लेकिन दुनिया आपके साथ खड़ी रहे। तिब्बत के साथ आज दुनिया क्यों खड़ी है? दलाई लामा के साथ दुनिया क्यों खड़ी है? क्या है दलाई लामा के पास? क्या मिलिट्री है? कोई इकोनॉमिक सुपर पावर है दलाई लामा? क्यों सारे विकसित देश जो है, बड़े बड़े देश दलाई लामा के साथ क्यों खड़े हैं, आपके साथ क्यों नहीं खड़े? कभी आप सोचते हैं इस बात को? तो ये जो सारा प्रोपेगेंडा, केवल हवा के गुब्बारे बनाना, और जो हमारा जो उनका जो यहाँ भारत का जो एक सपोर्ट बेस है, उसको परपेचुअली उल्लू बनाकर रखना कि मोदी जी तो ग्रेट है, मोदी जी की बात सारी दुनिया सुनती है। ये मोहन भागवत ने कहा अभी कुछ दिनों पहले कि जब मोदी जी कहते हैं, बात करते हैं तो दुनिया सुनती है। कौन सुन रहा है आपकी बात? एक देश बताइए, मैं तो ये हमेशा बोलता हूँ, एक देश बताइए जो आपके साथ बहुत ताकत के साथ खड़ा है। एक देश नहीं है। और जब मोदी जी
आने से पहले हम ऐसे कई देश बता सकते थे जो हमारे साथ खड़े हैं। ब्लॉक्स थे, दुनिया के अलग-अलग ग्रुप्स थे। इन्होंने जो साउथ एशिया का हमारा सार्क का ग्रुप था उसको खत्म कर दिया। आज नेपाल भी आंख दिखाता है, भूटान भी चाइना के साथ ज्यादा टिल्टेड है, और म्यांमार भी है, और बांग्लादेश के साथ तो क्या हुआ है हम सब जानते ही हैं। कौन है आपका देश? आपके आजू बाजू में आप ऐसे सारे देशों से घिरे हैं जो आपको हेट करते हैं। आपके बारे में उनके मन में विद्वेष भर गया है। जो 11 साल पहले उस तरह की स्थिति नहीं थी। तो आपने क्या कमाया है? आपकी कमाई क्या है? इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने कमाया क्या है? किस तरह की पावर है आज भारत? बिल्कुल शून्य हो गया है सब। और इतनी बुरी, आप तभी ये बात कर सकते हैं जब आप मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली, ये कहते भी है कि सत्य को दुनिया तभी मानती है जब सत्य के साथ में शक्ति खड़ी हो। ये आरएसएस का एक पुराना हमेशा का कहना है। जबकि गांधी ये कहते थे कि सत्य में ही ताकत होती है, और ये कहते हैं कि सत्य में अपने आप ताकत नहीं होती है। सत्य को अगर सामने रखना है तो उसके साथ शक्ति होनी चाहिए। मतलब वो मिलिट्री पावर की बात करते हैं। तो आपने कमाई क्यों नहीं मिलिट्री पावर? 11 साल में आपको किसने रोका? केवल हवा के गुब्बारे फुलाना, और वो उससे उनका जो सपोर्ट बेस है उसको खुश रखना, ताकि 30%, 32-35% जो क्रिटिकल मास है वो इलेक्शन में, चुनाव में उनके पास बना रहे, और ये चुनाव जीतते रहे। और जमीनी स्तर पर अचीवमेंट जीरो, किसी भी फ्रंट पर कोई अचीवमेंट नहीं है। इस तरह की सरकार, इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू को अगर इस तरह की बात उस समय कोई करता उनके लिए, तो वो बिल्कुल उस बात का जवाब देते। आज मोदी जी चुप है, एक शब्द नहीं कह रहे ट्रंप के बारे में, ट्रंप के इस वक्तव्य के बारे में कुछ नहीं कह रहे। तो कुछ तो मजबूरी है, ऐसा शक पैदा होता है। भले ही ना हो मजबूरी, लेकिन शक तो पैदा होता है कि क्या मजबूरी है कि आप चुप बैठे हैं। तो ये देश का भी अपमान है, और देश का अपमान कम से कम मोदी जी ना होने दे। कम से कम इतना तो वो करे और उस देश के खातिर बोले, अगर उनमें हिम्मत है तो। लेकिन मुझे बिल्कुल इस बात पर कोई शक नहीं है कि वो कभी नहीं बोलेंगे, न अमेरिका को जवाब देंगे, न किसी और को, चाइना को। चाइना के बारे में तो उन्होंने कहा ही था हमारे देश में घुसे नहीं है। सीधा सीधा हमारे जो 20 लोग शहीद हुए थे उस समय, तो आप जब ये कह रहे हैं कि ना हमारे देश में कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, इसका अर्थ ये होता है कि हमारे जो सैनिक शहीद हुए वो चाइना की टेरिटरी में गए थे, इसलिए उनको वहां मारा गया। ये उसका अर्थ तो यही निकलता है। इस तरह की बात जो प्रधानमंत्री करता है वो देश का क्या हित साधेगा? तो इस ऐसा कुल मिलाकर आज भारत की स्थिति इतनी बुरी है कि कोई भी भारत के साथ खड़ा नहीं है, और इसके लिए केवल मोदी और ये संघ परिवार का जो प्रोपेगेंडा है वो जिम्मेदार है। और इसके लिए जो देश को कीमत चुकानी पड़ेगी वो इतनी भारी है कि मुझे पता नहीं कि आने वाले कितने दशकों में हम इसकी भरपाई कर पाएंगे। आनंद।